हाँ जी, तो मैंने एक होमवर्क दिया था, वो हो गया। बड़ा बेसिक सा होमवर्क था, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि जब भी हमारा एडिशनल प्रीमियम होता है या कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट होती है और वो अमोटाइज होगी तो हमारा आईआरआर कम होगा या ज़्यादा होगा? कम होगा, क्योंकि जितने मेरी जेब से पैसे ज़्यादा लगेंगे उतने मेरा रिटर्न कम होगा। तो हमने कुछ इस तरीके से देखा था। अच्छा, आज हम उस ही डेट सिक्योरिटी में फेयर वैल्यू मेथड को शुरू करते हैं। और पर लिखा हुआ क्या है? फेयर वैल्यू थ्रू। अच्छा, मैंने आपको ये बात याद रखिएगा, ये अभी तक नहीं सिखाया कि डेट सिक्योरिटीज के अंदर मैं फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई पे कब आऊँगा, अमोटाइज कॉस्ट पे कब आऊँगा और फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल पे कब आऊँगा। पर हम एक मेथड्स की अकाउंटिंग सीख चुके हैं, अमोटाइज कॉस्ट। और अमोटाइज कॉस्ट का मतलब क्या था जानी, कि अगर मैंने कोई कॉस्ट कैपिटलाइज की है वो ओवर द पीरियड क्या होगी? अमोटाइज होगी। किसके ज़रिए? आईआरआर के ज़रिए। तो वो मॉडल का नाम था अमोटाइज कॉस्ट। तो अगर मेरे पास लास्ट अटेम्प्ट की बुक है, हाँ वो चल सकती है बिल्कुल। अच्छा भाई, आज हम सीख रहे हैं कौन सा मेथड? फेयर वैल्यू मेथड। चलिए पहले देखते हैं फेयर वैल्यू मेथड में मैकेनिज्म क्या होता है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, अहम है समझना बिफोर वी डू अकाउंटिंग। आइए जी देखते हैं। मैंने कहा सबसे पहले कि आप हैं कंपनी ए, सही जी। आपने ऑल टुगेदर कंपनी बी की कौन सी सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया हुआ है? डेट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया हुआ है आपने। चलें जी। अच्छा, अब ये कंपनी ये कह रही है कि भाई मेरे एक डेट सिक्योरिटी की जो फेस वैल्यू है वो है ₹100 और मैं आपसे चार्ज करूंगी क्या भाई? प्रीमियम ₹2 का। तो कुल मिला के ये क्या कहलाएगी? फेयर वैल्यू। अच्छा जल्दी से बताओ, आप लोगों को मैंने पिछली क्लास में बड़ा बखूबी ये कॉन्सेप्ट सिखाया है, व्हाई दिस कंपनी इज चार्जिंग प्रीमियम। उसके नाम के पैसे हैं, उसकी क्रेडिट रेटिंग ज़्यादा है, वो कह रहा है कि भाई मैं डिफ़ॉल्ट नहीं करूंगी तो आपको मुझे पैसे देने पड़ेंगे ज़्यादा। और वो मुझे कह रही है बाद में देंगे ₹100 आपको वापस। क्या ऐसा हो सकता है? हो सकता है। पर आज जो आपकी जेब से ज़्यादा पैसे जा रहे हैं वो वापस नहीं आएंगे, और वापस नहीं आएंगे दैट मीन्स कि इट हैज़ टू बी एक्सपेंस आउट। पर इफ इट हैज़ टू बी एक्सपेंस आउट एट वन टाइम या ओवर द पीरियड, तो आपको बोलता है ना कि एक्चुअल रिटर्न निकालो आईआरआर और उसी के ऊपर आप इनकम बुक करते हो, कहानी वहीं क्लोज हो जाएगी। क्लैरिटी है? ये हमने बेसिक बात सीखी थी। अच्छा, अब हुआ क्या? आफ्टर 1 ईयर हुआ ये कि आफ्टर 1 ईयर यानी ईयर एंड पे आके, अच्छा यहां पे ये जो कंपनी मुझे ऑफर कर रही थी रेट, जो ऑफर रेट था इस कंपनी का वो था 15%। मैंने कहा सही भाई 15% ऑफर कर रही है। अच्छा, आफ्टर 1 ईयर इस ही नस्ल की कंपनी, ऐसी ही कंपनी जिसकी रेटिंग भी सेम थी, वो कह रही है कि हमारा जो ऑफर रेट है ऑफ सिमिलर नेचर कंपनी, वो कह रही है हमारा ऑफर रेट हो गया है भाई 18%। वापस से इसी नस्ल की, इसी नौयत की जैसी कंपनी जिसकी रेटिंग भी सेम है, सब कुछ सेम है, तो वो कह रही है कि हमारे पास पैसे रखवाओ और हम आपको जो रिटर्न देंगे वो कितना देंगे? 18%। अच्छा, बात तो यही है कि भाई वो भी तो डेट सिक्योरिटी है ना। पर ये कंपनी कह रही है भाई हमारी तरफ से ऑफर रेट है सिमिलर नेचर की कंपनी का 18%। आप एक अक्लमंद इन्वेस्टर हैं, क्या करेंगे? वहाँ पैसे रखेंगे, यहाँ ले जाएंगे? यानी अगर आपने उसको पैसे दिए हुए हैं, सही है ना, तो क्या वहाँ से पैसे निकाल के यहाँ नहीं डाल देंगे? भाई सीधी सी बात है, अगर 15% है, खुद सोचो। नहीं, उसमें पे क्लॉज होता है ना अर्ली रिडम्पशन का, तो मैं निकाल सकता हूँ ना। देखो उसको मैं आपको समझाता हूँ क्या फ़र्क है, अभी थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन भी करता हूँ ना। देखो, अगर आपने एक कॉन्ट्रैक्ट किया किसी से, किया मैं 3 सालों के लिए आपको पैसे दे रहा हूँ, सही है ना, फिर होता ही है कि इस वजह से ना, कॉन्सेप्ट तो ये सिखाने आया हूँ आज के, इस वजह से मेरी सिक्योरिटी की वैल्यू क्या हो जाती है?
कैसे होगी जरा भी दिखाता हूँ, प्लीज सुनना। हाँ, अमाउंट कम मिलेगा, इसे बच्चे ने बिल्कुल सही कहा, और सिखाता हूँ कैसे। आज अगर मैं रिपोर्टिंग डेट के ऊपर साल के आखिर में आके बैठूं तो मैंने जिस बॉन्ड में इन्वेस्ट किया हुआ उस बॉन्ड की वैल्यू कम हो जाएगी। यानी एग्जाम्पल, मैंने कितने का बॉन्ड खरीदा था, 102 का, रेट कितना चल रहा था, 15%। एक सिमिलर नेचर की कंपनी है जो कि रेट कितना ऑफर कर रही है, 18%। अच्छा, अब मुझे एग्जिट करना है, मुझे क्या करना है, एग्जिट करना है। तो मैं जब एग्जिट करना चाहूंगा ना, तो जिसको मैं अपनी इन्वेस्टमेंट बेचूंगा, वापस सुनिएगा, जिसको मैं अपनी इन्वेस्टमेंट, और ये बहुत ही ट्रिक है यहाँ पे समझने के लिए, जिसको मैं अपनी इन्वेस्टमेंट बेचूंगा ना, लेट से कंपनी बी ने तो इशू किए मैं, अभी उसने किसको इशू किए मैं, कंपनी ए को। कंपनी ए ढूंढेगी कोई कंपनी सी, और कंपनी सी को कहेगी कि भाई देखो, मैंने उस कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है जो कि रेट दे रही है कितना, 15%, मुझे कहीं और इन्वेस्ट करना है, तो आप प्लीज मुझसे ये इन्वेस्टमेंट खरीद ले, मुझे पैसे देके आप इस डेट के मालिक बन जाएं। यानी अब वो कूपन मुझे नहीं देगी, सी को देगी। तो उसने बोला सही है, पर मैं आपको जो पैसे दूंगा वो 102 नहीं दूंगा, 98 दूंगा। मैंने कहा 98 दूंगा क्या मतलब है यार, मैंने तो 102 लगाए थे। उसने बोला भाईजान मैं बेवकूफ़ हूँ, मैं आपको पैसे दूं, मैं सीधा उस कंपनी के बॉन्ड खरीद लूंगा जो कितने % दे रही है। तो आपकी सिक्योरिटी की वैल्यू कम हो गई है। तो कहने का मतलब यह है, समझाने का मतलब है कि डेट सिक्योरिटीज की वैल्यू भी क्या होती है, चेंज होती है ड्यू टू फ्लक्चुएशन इन इंटरेस्ट रेट। पहला लॉजिक, ड्यू टू फ्लक्चुएशन इन इंटरेस्ट रेट। भाई सीधी सी बात है, मैं कह रहा हूं कि यार अगर मैंने एक कंपनी को पैसे दिए हुए जिसने मुझसे वादा किया है कि मैं 3 सालों तक आपको सूद दूंगी, कितने का, 15% का, साल बात है, साल क्रॉस होता है, उसी नेचर की कंपनी, AAA रेटेड कंपनी कह रही है कि भाई आप हमारे पास पैसे रखवाओ और हम आपको सूद देंगे कितना। तो मेरे पास एग्जिट ऑप्शन होता है, उस एग्जिट ऑप्शन को अवेल करने के लिए मुझे दूसरा बायर ढूंढना पड़ेगा, पर वो बायर जो मुझे पैसे देगा, मैं आप सबसे पूछता हूं, क्या वो बायर मुझे पैसे उतने ही देगा या उससे कम देगा? लॉजिकल बात है कि वो बोलेगा कि भाई मैं यहां पे आपको वो पैसे दे रहा हूं जो आपको मार्केट में, जाहिर सी बात है जाओगे तो कोई खरीदने को तैयार नहीं है, तो मैं आपको यहां पे एक बेनिफिट देने तो पैसे दे रहा हूं, तो जो पैसे दूंगा वो मार्केट के मुकाबले में क्या होंगे, तो जो बायर होगा ना दूसरा, उसको ये बेनिफिट होगा। अच्छा, कंपनी बी का इसमें अमल दखल किया, कुछ भी नहीं है। कंपनी बी बोलेगी मुझे पहले कूपन इसको देना था, अब उसको दे देंगे। खाली किताबों में जो डेट सिक्योरिटीज का मालिक है वो क्या हो जाएगा, जस्ट लाइक द केस इन कंपनी। कंपनी के शेयर्स अगर मार्केट में बिकते हैं तो ओनर चेंज होता है ना, कंपनी तो अपनी जगह रहती है। पहले बताओ दोनों में फर्क समझ आया? यानी पहले तो आपने ये समझना था फिनोमेना कि डेट सिक्योरिटीज की वैल्यू चेंज कैसे होती है। वन ऑफ द रीजन इज चेंज इन इंटरेस्ट रेट, चेंज इन इंटरेस्ट रेट। पहले तो बात समझ आती है। यानी अब हम यूं कहते हैं ना, लॉजिकली समझने के लिए, मार्केट में अगर आपकी सिक्योरिटीज के मुकाबले में रेट्स ऊपर होंगे तो आपकी सिक्योरिटी की वैल्यू, ठीक है, इसके पीछे लॉजिक है, क्योंकि आज आप सूद कमा रहे हो 15% का, इसी नेचर की सिक्योरिटीज मार्केट में कितना दे रही हैं। तो आप अगर आज आप एग्जिट भी करना चाहोगे तो उसको एग्जिट करने के लिए आपको जो पैसे मिलेंगे वो, क्योंकि सामने वाला फायदा उठाएगा, उसको ये पता है ये भागना चाह रहा है, तो बोलेगा सही है मैं 15% सूद कमाने को तैयार हूँ, रेडी हूँ, तो वो यहाँ पे आपको ब्रेक करेगा, बोलेगा सही है भैया पैसे कम ले। तो टेक्निकली फायदा है उसका, क्योंकि आज वो पैसे, क्योंकि ऐसा भाई अगर बैंक के पास जाओगे, ऐसे तो इन्वेस्टर बैठे होते हैं, उसके बाद वो बोलते हैं यार इतने में का आधा सौदा, इतने का कहीं से बॉन्ड मिल रहा हो तो बता, तो वो क्या करता है, कंपनी बी के पास जाएगा, नहीं कंपनी ए के पास जाएगा, बोलेगा तुझे बेचना था ना, तो 98 की बिल्ड लगी है, बेचेगा, तो बोलेगा सही है। 102 पे किस पे आ गया, तो ऐसी बात है, नुकसान है भाई, तो नुकसान बियर करे, उसको 18% कमाना, देखो डिपेंड करता है इंटरेस्ट टू इंटरेस्ट पे। एक बंदे के पास इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं है कि वो पूरे पैसे लगा के खरीद सके, तो वो 18% पे जा नहीं रहा, वो इसको काट रहे हैं यहाँ पे, किस पे, डिस्काउंट पे। डिपेंडिंग अपॉन के बायर है सेलर है, दोनों मिलते हैं आपस में, कौन मिलाता है, बैंक, ब्रोकर, और वो फ्री में मिलाता है, कमीशन लेता है अपनी जगह। तो यही होता है, अगर कभी मुझे डेट सिक्योरिटी बेचनी होती है, बैंक को कॉल करता हूँ, मैं बोलता हूँ कि भाईजान मुझे ये सिक्योरिटी बिकवानी है, मुझे बताओ कोई बायर अवेलेबल है या नहीं है। उसके पास कोई कॉल आई हुई होती है, वो क्या कहता है, कोई ऐसा सेलर अवेलेबल है, तो वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं, और इंटरेक्ट करके वो क्लोज हो जाता है। बात समझ आती है?
अच्छा, अब उलट हो गया, अगर इंटरेस्ट रेट डिक्रीज हो जाए रिस्क भी तो ज्यादा हो जाएगा ना। नहीं नहीं नहीं, अरे गलत गलत गलत, देखो मुझे बताओ, रिस्क तो सेम है ना, रिस्क तो ज्यादा, पहले भी वो कंपनी AAA रेटेड है, अब भी वो कंपनी AAA रेटेड है, तो आई डोंट थिंक सो कि रिस्क में कोई अभी चेंज आया है। रिस्क तो अपनी, ये जो मार्केट वैल्यू चेंज हो रही है वो रिस्क की वजह से हो रही है, रेट की वजह से, रेट की वजह से हो रही है। अब जैसे आपका सवाल था कि सर वाइस वर्सा हो जाए कि अब मैंने किसी सिक्योरिटी में इन्वेस्ट किया हुआ है और वो सिक्योरिटी जो मुझे 15% दे रही थी वो अपनी जगह है, मार्केट में रेट 13% पे आ गए, मार्केट में रेट, तो ऑनलाइन वाला आप लोगों ने बताना, सोच के बताना है, जब मार्केट में रेट 13% पे आ गए तो मुझे लगता है मेरी सिक्योरिटी की वैल्यू, क्यों, रेट ज्यादा है, आज मैं एग्जिट करना चाहूं तो मैं ज्यादा पे बेचूंगा ना, मैं लूंगा भाईजान जाओ मार्केट पर ही ले लो वहां से, मार्केट में 13% चल रहा है। तो अगर एक ऐसा बायर बैठा हुआ है जिसको सूद ज्यादा चाहिए तो बोलूंगा सही आज मुझे प्रीमियम पे करो, मैं बीच में से कट लूंगा और मैं बोलूंगा अब आप जाने और वो जाने, पर मैं अपनी सिक्योरिटी सस्ती बेचूंगा महंगी, तो वो गेन किसका है, कंपनी बी का, कंपनी ए का। तो डिपेंड करता है हालात वाकयात क्या है, गेन भी हो सकता है लॉस भी हो सकता है, पर डिपेंडिंग के वेयर द फेयर वैल्यू इज गोइंग, ऊपर जा रही है नीचे आ रही है, बात समझ आती है। दोनों केसेस समझा दी ऑनलाइन वालों, आदिल, अली, अरूबा, ये बात क्लियर है, जल्दी बता दें। हाँ बिल्कुल मार्केट होती है, बिल्कुल मार्केट होती है, डेट सिक्योरिटीज की अपनी मार्केट होती है, मुफाब की वेबसाइट पर ट्रेडिंग चल रही होती है, जैसे शेयर्स की ट्रेडिंग होती है ना वैसे किसकी ट्रेडिंग होती है, तो इसकी फेयर वैल्यू आपको मुफाब की साइट पे मिल जाएगी, म्यूचुअल फंड एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान पे इसकी ट्रेडिंग चल रही होती है, सही है। चले, यानी अब आपको ये पूरा फिनोमेना समझ आ गया, फेयर वैल्यू फ्लक्चुएशंस कैसे होती हैं, किसकी वजह से, जल्दी बताओ, रेट की वजह से। चलो एक और चीज़ सिखाता हूँ, आगे काम आएगी। हुआ ये कि तुमने एक AAA कंपनी रेटेड में इन्वेस्ट किया हुआ था, अब हालात ख़राब हो गए, जैसे ऑडिट वाले बच्चे तो रिलेट भी कर पाएंगे जो मैं बता रहा होता हूँ। फॉर एग्जाम्पल जो बिज़नेस वो कर रही थी गवर्नमेंट ने उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं, तो उसकी सेल्स क्या हो जाएगी, तो ऐसी बात है उस कंपनी के हालात ख़राब होना शुरू होंगे जिसको मैंने पैसे दिए हुए, तो उसकी रेटिंग सेम रहेगी या गिर जाएगी। अच्छा, क्या मार्केट में रेट चेंज हुए या उसकी रेटिंग चेंज हुई? अच्छा, रेटिंग इसलिए चेंज हुई क्योंकि उसके हालात ख़राब होने लगे, तो जाहिर सी बात है फिर मार्केट में ये हवा होएगा कि यार भाईजान ये कंपनी के तो अभी मतलब हालात ख़राब हो गए, पैसे निकाल लो इसमें से, तो मुझे बताओ उस कंपनी की सिक्योरिटी की वैल्यू कम हो जाएगी। आज मैं बेचने खड़ा हूँगा और सबको पता होगा कि भाई उसकी तो रेटिंग ही ख़राब हो गई है, तो क्या कोई खरीदेगा? खरीदेगा, कम पड़ेगा। बात समझ आ रही है? ऑनलाइन वाले पहले बताओ, बात समझ आ रही है? खरीदेगा, सस्ता खरीदेगा? जल्दी बताओ, सारे बच्चों क्लियर है? तो दैट मीन्स कि फेयर वैल्यू चेंज होती है और उसका एक और चेंज होने की वजह एक और भी है, वो क्या है? क्रेडिट रेटिंग। तो दो बातें बोली हमने, पहला फेयर वैल्यू चेंज होगी इंटरेस्ट रेट की वजह से, फेयर वैल्यू चेंज होगी क्रेडिट रेटिंग की वजह से, तो ये हमें ज़रा दिमाग में अपने फिक्स कर लेनी है बातें, यहाँ तक कोई इशू? चलें जी, ओके। ये तो हो गया हमारा एक बेसिक फिनोमेना कि फेयर वैल्यू ऊपर कब जाती है नीचे कब आती है, बैक एंड पे लॉजिक होनी चाहिए, क्योंकि मैं सवाल करने लगता है तुम बोलते हैं फेयर वैल्यू चेंज कैसे हो रही है, तो हमें पता होना चाहिए व्हाट इज द रीजन बिहाइंड चेंजिंग फेयर वैल्यू। क्लैरिटी है? शेयर्स के केस में मैं वैसे भी सिखा चुका था, याद करो। शेयर्स के केस में मैंने बताया था कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पे डिपेंड करता है और कंपनी के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट पे डिपेंड करता है। एग्जाम्पल, कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी है और मैंने ये देखा कि जैसे मैंने CPEC की एग्जाम्पल दी थी कि जब CPEC का प्रोजेक्ट बन रहा था, पोर्ट बन रहा था, तो जाहिर सी बात है सीमेंट कंपनीज की प्राइसेस, क्यों? क्योंकि उसका बिजनेस हो गया था या हो सकता था, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स। तो जिस कंपनी के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स आपको ज़्यादा लगते हैं उस कंपनी की वैसे ही डिमांड, क्योंकि उसका एंटीसिपेटेड प्रॉफिट ज़्यादा होता है, तो एंटीसिपेटेड प्रॉफिट जिस कंपनी का ज़्यादा होता है तो उसकी डिमांड, तो शेयर्स की जैसी प्राइस यानी जो डिमांड है वो ज़्यादा जाएगी तो उसकी प्राइस भी बढ़ जाएगी। तो दिस इज हाउ शेयर मार्केट वर्क्स। तो डेट सिक्योरिटीज़ में और शेयर मार्केट में थोड़ा सा फ़र्क है, तो आप वहाँ पे अलग एक्सपेक्ट से देखते हैं, यहाँ पे अलग एक्सपेक्ट से देखते हैं। पहले बताओ कहानी समझ आती है? तो फेयर वैल्यू फिनोमेना आप कुछ पूछ रहे थे, क्लियर है? ओके, चलें। अब हमने कहा सर एक बेसिक सी इलस्ट्रेशन जो आपको हेल्प करेगी फेयर वैल्यू थ्रू OCI की अकाउंटिंग सीखने में। अच्छा, मैकेनिज्म समझा दिया, अब क्या सीखेंगे? अकाउंटिंग। आए जी देखते हैं। मैंने कहा सर ऑन January 1
2020 कंपनी ए परचेज कितने बॉन्ड्स ऑफ कंपनी बी हैविंग अ फेस वैल्यू ऑफ एट अ प्रीमियम ऑफ 4 पर बॉन्ड। अच्छा, तो उसकी फेयर वैल्यू कितनी हो गई? 104। देखो मैंने इंटेंशनली यहां पे क्या लिखी हुई है, तो आपको कोई बोले एग्जाम में कि भाई एक बॉन्ड 104 का मिल रहा है, तो वो उसकी उस दिन की फेयर वैल्यू होगी इंक्लूडिंग प्रीमियम। अच्छा, फिर वो क्या कह रहा है? दीज बॉन्ड्स आर रिडीमेबल आफ्टर एट, जैसे इनका सवाल था कि सर कॉन्ट्रैक्ट तो हुआ है ना, चेंज कैसे हो सकता है? तो भाई मैं उसको थोड़ी ना बोल रहा हूं मुझे पैसे वापस दे, मैं किसी और को बोल रहा हूं कि भाई मुझसे ये इन्वेस्टमेंट खरीद के तू इस इन्वेस्टमेंट का मालिक बन जा, मुझे पैसे दे के रिलीज कर दे। पहले बताओ फर्क समझ आता है? मतलब एक सिंपल सवाल था बच्चे का कि यार भाई सर वो तो 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, आप कैसे बीच में स्टार्ट हो रहे हैं? भाई हम उस कंपनी को तो जाके नहीं कह रहे कि मुझे पैसे दो, और उसको बोलेगा भाई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तुम्हारे साथ, तुम्हें अगर कोई बायर मिलता है बिस्मिल्लाह आप आपस में ट्रेड करके मुझे आपको देने, उसको दे दूंगा मैं, मुझे कोई इशू नहीं है। नहीं ना, एग्रीमेंट तो देखो वही एग्रीमेंट का पन्ना किसको मिल जाएगा? मैं और वो एग्रीमेंट करेंगे फिर, और सिर्फ उसका एक अमेंडमेंट बनेगा कि इस सिक्योरिटीज का मालिक अब ये हट के ये हो गया, और मैं उसको इन्फॉर्म कर दूंगा इशूअर को कि भाईजान आप एक काम करें, अपनी किताबों में ओनर का नाम और बैंक अकाउंट चेंज कर दें। बात समझ आ रही है? तो वो सूद जो मुझे दिया करता था उसको दे देगा, हमें बीच में से करना है किसी और को चिपका के। ये गेम होता है मार्केट में। यस, आप कंपनी सी को बोल रहे हैं, बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल सही कह रहे हो। पहले बताओ फर्क समझ आता है? तो दैट डजंट मीन कि मैंने एग्रीमेंट नहीं किया 3 साल का, अल्लाह की कसम अगर कोई बायर नहीं मिलेगा मुझे तो मैं 3 साल तक बैठा रहूंगा, तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि फेयर वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, वो हो रही है। बात समझ आती है? चलें आगे। ट्रांजैक्शन कॉस्ट एप्लीकेबल इज 1.5%। दीज बॉन्ड्स कैरी अ रिटर्न ऑफ, ये कौन सा रिटर्न है? कूपन रेट है, रिटर्न प्रोवाइडेड बाय इशूअर, ये बात याद रखनी, वो इशूअर वाला रिटर्न है। चलें ओके। कंपनी की पॉलिसी है कि वो अपनी सिक्योरिटीज को फेयर वैल्यू पे रखते हैं, पर फेयर वैल्यू थ्रू, अब देखो किसी और को टिकाए या ना टिकाए वो एक अलग बात है। बात समझ आ रही है? तभी तो मैंने ये पूरा कॉन्सेप्ट इसलिए तो दिया कि समझ तो आया। आप बोलें सर फेयर वैल्यू पे क्यों लेके जा रहे हो? भाई मकसद है ना, जब चाहूं बेच सकता हूं उसी कंपनी को किसी और को, किसी और को, पर अकाउंटिंग तो अलाउड है ना भाई। अगर फॉर एग्जांपल तुमने शेयर्स रखे हैं फेयर वैल्यू पे, अब तुम बेचो या ना बेचो तो या उसकी फेयर वैल्यू नहीं होगी? होगी, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट सॉर्ट ऑफ अकाउंटिंग यू आर डूइंग। हमने अभी ये भी नहीं सीखा, ये तुम्हें क्लैरिटी से बताया है कि मैं इस मॉडल पे कब आऊंगा। जैसे शेयर्स में सिखा चुका हूं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है तो कहां जाते हैं? ओसीआई में। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होती है तो पीएनएल में। वो अपनी जगह सीख चुके हैं, ये सिखाऊंगा। पहले इसमें अकाउंटिंग सीख रहे हैं। अच्छा, अब तक डेट सिक्योरिटी में कौन सी अकाउंटिंग सीखी हुई है? अमोर्टाइज कॉस्ट। कौन सी? उसमें फेयर वैल्यू दुनिया जहां की कुछ भी हो जाए मुझे उससे कोई गर्ज नहीं है। क्यों? क्योंकि सीधी सी बात है, मैंने मॉडल ही कौन सा रखा था? अमोर्टाइज कॉस्ट। अब एक और बात बताओ, मुझे समझाओ, तुम पीपी को कॉस्ट मॉडल पे रखते हो, हाँ या नहीं? तो अगर पीपी को मेरे बच्चों कॉस्ट मॉडल पे रखते हो तो क्या उसकी फेयर वैल्यू नहीं होती? तो फेयर वैल्यू पे नहीं लेके जाते ना, क्योंकि मॉडल कौन सा है? तो सेम इज द केस विद डेट सिक्योरिटीज। भाई अमोर्टाइज कॉस्ट पे रखा हुआ है, सही है, अमोर्टाइज हो रही है, मुझे मस्ती नहीं है, मैं फेयर वैल्यू पे नहीं रख रहा, अलाउड है मुझे। तो जब मैंने फेयर वैल्यू पे नहीं रखा हुआ तो मैंने अमोर्टाइज कॉस्ट पे रखा हुआ, तो उसका मतलब ये उसकी फेयर वैल्यू नहीं है? बिल्कुल है। तो यहां पे भी जब मैं उसको फेयर वैल्यू पे रखा हूं मतलब उसकी फेयर वैल्यू एग्जिस्ट करती है। और जल्दी से मुझे बता दो कि फेयर वैल्यू चेंज कैसे हो रही है? इंटरेस्ट रेट्स की वजह से, और दूसरा रेटिंग की वजह से। मैं अपनी जगह अकाउंटिंग कर रहा हूं, बस बेचूं ना बेचूं अलग बात है। क्लियर है? चलें ओके। हमने कहा भाई पहली चीज तो ये हो गई। अब सर जरा यहां पे हम जो फिनोमेना बनाते हैं यूजुअली वो क्या लिखेंगे सबसे पहले, जल्दी बताओ। फेस वैल्यू कितनी है? 100 हो गई, और 100 इंटू 5000 कितना आता है? ओके जी। इसके बाद
अच्छा प्रीमियम हमारे पास है 4 रुपये पर बॉन्ड और इंटू 5,000, ये आ गया 20,000। अच्छा भाई, और ये आ गया 5,20,000। अच्छा इसके बाद क्या कोई आपके पास ट्रांजैक्शन कॉस्ट है, कितनी आ रही है? अच्छा ये 1.5%, ये किस पे लगाऊं, फेस वैल्यू पे या फेयर वैल्यू पे? फेयर वैल्यू पे, जितने का सौदा करा के देता है वो, कितने आ गया? 7,800। ये कितना आ गया यानी 5,27,800। क्या मैं कह सकता हूं कि मेरे पैसे इतने फंस चुके हैं आज कि भाई एक तो फेस वैल्यू, प्रीमियम तो मुझे वापस नहीं मिलेगा, ट्रांजैक्शन कॉस्ट तो मैंने दी किसको है, ब्रोकर को, ये दोनों चीज़ें वापस। आपको क्या लगता है, आप किसी भी रंगो नस्ल के मॉडल पे हो, मान लिया आपका इफेक्टिव रिटर्न प्रोवाइडेड रिटर्न से कम है ड्यू टू प्रीमियम एंड ट्रांजैक्शन कॉस्ट, वो अपनी जगह है, वो अभी मैंने आपको बताया अभी कि वो उसकी वजह से वो अपनी जगह है, तो वो हिसाब किताब तो चेंज नहीं होता ना। मतलब इस केस में आप लोगों को ये पता होना चाहिए, माई इफेक्टिव रिटर्न इज डिफरेंट फ्रॉम द रिटर्न दैट हैज बीन प्रोवाइडेड बाय द इशूअर, वो अलग है। अच्छा भाई, तो अब मैं जरा यहां पे आके ये देखूं तो देखो मैंने इस तरीके से यहां पे IRR निकाला हुआ है, ये रहा, मैं यहां से कॉपी करके वहां भी ले जाता हूं। ये रहा, ये मैंने IRR निकाला हुआ है यहाँ पे। अच्छा अब देखो आपके सामने IRR का वही मैंने हिसाब किताब किया हुआ है। कंप्यूटर को बोला मेरे पैसे कितने फंसे हुए, पहले साल इतने मिलेंगे, दूसरे साल इतने मिलेंगे, तीसरे साल सूद के साथ मेरे प्रिंसिपल वापस मिल जाएगा, जो कि कितना था 5 लाख रुपए। तो मुझे बताओ मैंने इफेक्टिवली कितना कमाया हर साल, तो 12.6588%। अच्छा सर आप तो कह रहे हैं कि आप इसको कभी भी बेच सकते हैं, भाई बेचा है या बेचूंगा, सोचूंगा, बेचा तो बेचा, तो क्या उससे मेरी असल कमाई चेंज हो जाती है? कॉन्ट्रैक्ट की कमाई तो यही है ना जानी, कॉन्ट्रैक्ट की कमाई तो यही है, तो कॉन्ट्रैक्ट की कमाई तो मैं फिर भी निकालूंगा ना, चाहे बेचूं या ना बेचूं। पहले बताओ यहाँ तक हम साथ हैं, पक्की बात है? चलिए जी ऑनलाइन वालों प्लीज कंफर्मेशन दे दो यहाँ पे, यहाँ तक साथ हैं जल्दी से, यहाँ तक की कंफर्मेशन होनी चाहिए, कोई मसला नहीं होना चाहिए यहाँ तक। ओके बेहतरीन। अब मैंने कहा सर आए जी हम एक शेड्यूल बनाते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं वहाँ पे, ओपनिंग, फिर कैश और क्लोजिंग। मज़े की अकाउंटिंग है आज, क्योंकि उसमें एक और फीचर ऐड हुआ है ना। हमने कहा 2000 कौन से साल है भाई, 2020 की बात चल रही है, कितने पैसे फंसे हैं 527। अच्छा क्या मैं कह सकता हूँ कि इसके अंदर 27,800 रुपये की ऐसी अमाउंट है जो ओवर द पीरियड क्या हो जाएगी, अमोर्टाइज हो जाएगी, किसके ज़रिए, IRR के ज़रिए। क्योंकि अच्छा अब आपसे कोई पूछे कि सर आप इसको वन टाइम एक्सपेंस क्यों नहीं कर रहे, भाई करना ही नहीं है, ओवर द पीरियड होगा, करना ही नहीं है भाई वन टाइम एक्सपेंस आउट उसको, क्योंकि ऐसी बात है कॉन्ट्रैक्ट कितने साल हो गए, बेचोगे वो तो तब की तब देखेंगे। क्लियर है? चलें, मैंने कहा अब मुझे इनकम बुक करनी है, तो मुझे लगता है इसको इस पे चिपका दूं, ऐसा है? कितना आता है, पेपर में दिया हुआ होगा जी, बिल्कुल 66,813। अच्छा कैश मुझे वो कितना देगा, 70। तो सर मुझे एक बात बताएं, पैसे मिल रहे हैं ज़्यादा, इनकम बुक हो रही है कम, ये क्या मुसीबत है? सर इसके अंदर ट्रांजैक्शन कॉस्ट अमोर्टाइज हो रही है, प्रीमियम भी, दोनों अमोर्टाइज हो रहे हैं। तो मैंने कॉन्ट्रैक्चुअल इनकम सीधी सीधी बुक की है, जो बुक होनी चाहिए, बात समझ आती है, और एक हिस्सा अमोर्टाइज कर दिया मैंने। चलें अब मुझे, हाँ बिल्कुल मैचिंग कॉन्सेप्ट की वजह से ओवर द पीरियड जा रहा है। तो मुझे बताते हैं आपके क्लोजिंग कितना आता है, 519613। अच्छा अब हमने कहा कि सर अगर मैं डे 1 की एंट्री बनाऊं, तो डे 1 पे तो ये एंट्री बनाई होगी आपने सर, इन्वेस्टमेंट डेबिट
कैश क्रेडिट 527,800, 527,800। अच्छा भाई, अब आप 31 दिसंबर पे एक एंट्री बनाएंगे 2020 पे, और वो एंट्री क्या होगी सर? कैश आपको मिलेगा 75,000 रुपये का, इंटरेस्ट इनकम आपको मिलेगी 66,813 से, और इन्वेस्टमेंट को आप कर देंगे अमोटाइज कितने से? 8187। ओके 8187। सर मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ इसका नाम हम क्या रखते हैं? अमोटाइजेशन। ऐसा ही है, आप सिंपल एक काम करें ना, इस 527,800 में से ये अमोटाइजेशन माइनस करें। 527,800 में से ये अमोटाइजेशन माइनस करें। क्लोजिंग आ रहा है 519,613। अच्छा क्या ये मैं सही लिख रहा हूँ? यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, आप बताएंगे मुझे सही है या गलत है। सही लिखा है? ये अमोटाइज कॉस्ट है, अमोटाइज होने के बाद। अगर अमोटाइज कॉस्ट का मॉडल होता तो अल्लाह की कसम यहाँ पे कहानी खत्म हो जाती और हम आगे चलते, बस यही है ना जी। नहीं, अमोटाइज कॉस्ट पे सही है ना, क्योंकि अमोटाइज होनी है ना कुछ ना कुछ। कॉस्ट मॉडल पे पता कब होगी? टेक्निकली जब आप हाइपोथेटिकली अज्यूम करो ना आपका प्रीमियम हो ना ट्रांजेक्शन कॉस्ट हो, तो पर अगेन वो कब? बट समथिंग हैज़ टू बी अमोटाइज ना, वो फर्क है। प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं, तो मैंने इसलिए कहा कि थ्योरेटिकली अगर सोचूं तो हो सकता है। सही ना, हमने तो मैथमेटिकली भी प्रूव किया हुआ है ना कि भाई वो इसकी वजह से फ़र्क है ना, जो इंक्रीमेंटल कॉस्ट आती है आपकी। अच्छा पहले ऑनलाइन वालों ये बता दो, अमोटाइज कॉस्ट तक क्लियर है? ये तो पिछली क्लास तक की बात हो गई है, जो यहाँ तक पहुँचाया हमने इसको। सही है जी। ऑनलाइन वालों प्लीज़ बता दो सारे बच्चों जल्दी से। माइंड कह रहे हैं सर क्लियर है, बाकी मर गए हो क्या? ओके जी। एहतसाम भी कह रहे हैं क्लियर है सर, रुआ भी कह रही हैं आप अब सही है, अब सही है। चलिए ओके ओके ओके। अब आगे सुने, मैंने यहाँ पे लिख दिया सी है जो आप लोगों को बनना है इंशाल्लाह, अभी निकल रहा है मुंह से इंशाल्लाह। 519,613 मैंने कहा कैरिंग अमाउंट भी यही है भाई। अगर अमोटाइज कॉस्ट होता तो इसी भी कैरी होता ना, सीधी सी बात है। जैसे पीपी आफ्टर डेप्रिसिएशन क्या कहलाता है? कैरिंग अमाउंट। तो ये भी अमोटाइज कॉस्ट क्या है? कैरिंग अमाउंट। चलें अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे मैंने लिखा ऊपर जाके देखते हैं फेयर वैल्यू दी हुई इस दिन की कितनी आ रही है? 106। चलो अब तुमने इतनी जब बातें की हैं मेरे साथ तो मुझे एक बात बताओ, 106 की फेयर वैल्यू ज़्यादा कैसे हो गई? 106 की वैल्यू ज़्यादा कैसे हो गई? 104 से 106 पे आ गया। इंटरेस्ट रेट कम हुए होंगे, ज़्यादा कम हुए होंगे मार्केट में? मार्केट में कम हुए होंगे। देखो एग्जामिनर अगर इस औकात पे आ जाए ना पूछने पे, धज्जियां उड़ा देगा तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स की। एक तो बच्चा कैलकुलेशन रट के चला जाए, या तो वो बोले प्लीज डिफाइन व्हाई देयर इज अ चेंज इन फेयर वैल्यू, तो वहाँ फंस जाओगे। तो अभी यहाँ पे ये बच्चे कह रहे हैं ना कि सर मार्केट में इंटरेस्ट रेट कम हुए होंगे तभी आपकी डेट सिक्योरिटी की वैल्यू ज़्यादा है। देखो अगर मार्केट में इंटरेस्ट रेट ज़्यादा हो गए ना तो लोग वहाँ भागेंगे, आपकी तरफ थोड़ी ना आएंगे। इवन आपको मजबूरन कम पे बेचना पड़ेगा। पहले बताओ कॉन्सेप्चुअली क्लियर हो? तभी मैंने ऐसा सवाल बनाया ताकि आपको वैल्यूज़ दिखती रहे, समझ आता रहे। चलें तो मुझे एक बात बताते हैं, 106 को अगर मैं 5,000 से मल्टीप्लाई करूँ 530 आता है। मुझे लगता है मुझे फेयर वैल्यू लॉस हुआ है। तो पागल हो गए आप सर, फेयर वैल्यू लॉस नहीं है, फेयर वैल्यू गेन हुआ है। तो मुझे एक बात बताते हैं, फेयर वैल्यू गेन कितना आता है? 108
387। ओके जी, तो सर मुझे लगता है इस एंट्री के बाद मैं एक एंट्री बनाऊंगा, कहाँ फेंकूं भाई, रखा फेयर वैल्यू पे हूँ, मूवमेंट OCI से होगी। चलें जी, तो आपने कहा कि सर 10387, यहाँ तक हम साथ हैं भाई, यानी आपने कैरिंग अमाउंट निकाली, कैरिंग अमाउंट के बाद फेयर वैल्यू पे लेके गए और फेयर वैल्यू पे आ गया ये। यहाँ तक कॉपी करें इस शेड्यूल को, यहाँ तक कॉपी करें तो फिर आगे कहानी जाएगी, ताकि हम इसको अकॉर्डिंगली सीखें। हाँ जी, ऑनलाइन वाले बच्चों क्लैरिटी है यहाँ तक जानी? वो हाँ, वो अब आगे देखना है क्या करना है। अभी हम पहले आखिरी साल पे तो आ जाए ना, तभी एक एक करके। अच्छा, अब जो आपके सवालात आएंगे ना आज के बाद होमवर्क्स में, तो वो इम्पॉर्टेंट भी ज़्यादा इसलिए होंगे आप लोगों के लिए क्योंकि उसमें मैं एरर सॉर्ट ऑफ सवालात डालूंगा। एरर का मतलब ये कि अकाउंटिंग ये करनी थी, ये हो गई है, तो करेक्शन ऑफ एरर कर बताऊंगा आपको, जिससे आप भागते आए आज तक। इंटरेस्ट कवर रेशियो से रेटिंग का आइडिया कर सकते हैं? नहीं यार, वो तो वन ऑफ द मेजर है। रेटिंग तो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स को देखी होती है, करंट हालात भी होते हैं, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स भी होते हैं। अली, समझ आती है बात? आप वैसे अभी इंशाल्लाह जब ऑडिट्स पे जाएंगे ना, आपको सबसे ज़्यादा वास्ता जो पड़ेगा ना फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से पड़ेगा, क्योंकि कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है जो फजूल पैसा रखे, वो सबके सब क्या करती है, इन्वेस्ट कर देती है। तो फिर वहाँ पे ये पंगे चलते हैं कि फेयर वैल्यू थ्रू OCI है, उसकी अकाउंटिंग क्या है। फिर इसके बाद जो हम शुरू करेंगे लीजेस, द डेडलीस्ट टॉपिक ऑफ FAR 2, तो मज़ा आएगा उसमें। उसमें तुम्हारी मैथ्स पक्की होगी। नहीं तो ये, हालांकि ये भी दिस इज ऑल्सो नॉट ईजी। मतलब अगर आप IFRS 9 देखें ना, तो उसमें समझने के लिए बहुत चीज़ें होती हैं, पर एक बार ग्रिप में आ जाए ना, फिर तो शेड्यूल बना के। अभी मैं आपको पास पेपर कराऊंगा, बोलेंगे ये क्या है सर? 1 साल की एंट्री 5 नंबर, जनरल एंट्री बनाओ 1 साल की 5 नंबर, तो ही तो गेम है। तो इसलिए तो ये सिखा रहा हूँ इतना, अप टू 10 मार्क्स। और लीज आता है 20 नंबर, 18 नंबर, 17 नंबर, कैलकुलेशन ज़्यादा हैं उसमें। बड़ा मतलब पथेटिक डिसीजन होता है ये वाला कि आप, मैं तो चाहता हूँ कि हम पहले कर लें, ताकि अगर अल्लाह ना करे कुछ भी हो ना, तो आप तैयार हो, बोले भाई इतना तो मैंने कर लिया कवर। सही ना? वो FAR 1 FAR 2 का चक्कर अपना है कि वो पास नहीं होता, तो मेरे ख्याल से है ना अभी भी ऐसा कि ये नहीं दे सकते, पर वो इंशाल्लाह हो जाएगा पास, क्या टेंशन है। आप इस मेंटल प्रोसेस से चले ना कि मैंने कवर कर लेना है, ख़त्म करके रखनी है चीज़ें, हो जाएगा। सर इन्फ्लेशन 10% चल रही है और बैंक 17% दे रहा है, इस सेंटेंस का क्या मतलब है? लिखा तो तुमने जानी, वो कह रहे हैं इस सेंटेंस का क्या मतलब है कि इन्फ्लेशन 10% चल रही है और बैंक 17% दे रहा है। देखो तुम्हें समझा देता हूँ मैं, जब बैंक्स इंटरेस्ट डिसाइड करते हैं ना, तो उसमें 2-3 चीज़ें होती हैं। इन्फ्लेशन तो है वो, मैंने अगर आपको लोन देना है ना, लोगों को बोल के सुना है, अच्छा सही है, वो लोगों की बातें मैं आपको प्रैक्टिकली बता देता हूँ। अगर मैं बैंक हूँ और आप मुझसे लोन लेने आते हैं, क्या मैं आपसे इन्फ्लेशन के पैसे चार्ज करूँगा? क्योंकि आज जो आप मुझे पैसे नहीं दे रहे हो, वो आगे जाके दोगे तो मैं उसका एलिमेंट एक डाल दूंगा कि मैं आपसे चार्ज करूँगा। पहली चीज़ समझ आती है। दूसरा जो मैं आपसे पैसे चार्ज करूँगा ना, वो लूँगा क्रेडिट रिस्क के पैसे। किसके? यानी चलो आज एक चीज़ सिखा देता हूँ आप लोगों को, वैसे MFA में सब आपको बताएंगे जब आप वहाँ पहुँचेंगे। इंटरेस्ट रेट के अंदर ना 2 चीज़ें होती हैं, एक टाइम वैल्यू ऑफ मनी और एक क्रेडिट रिस्क, जिसको हम कहते हैं क्रेडिट स्प्रेड। यानी आप मुझसे लोन लेने आओगे ना, मैं आपको पैसे दे रहा हूँ, तो क्या फ्री में दे रहा हूँ या इंटरेस्ट चार्ज करूँगा? इंटरेस्ट के अंदर 2 चीज़ें होती हैं,
एक टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो कि इन्फ्लेशन, कि आज मेरे पैसे की वैल्यू जो है आगे जाके क्या होगी, ज़्यादा होगी, क्योंकि मैं तो, मेरे पास तो है ही नहीं ना, मुझे बाद में देंगे पैसे, तो मैं उससे बिजनेस करता, कुछ कमा लेता, तो वो हो गया इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट। फिर जो मैं आपको पैसे दे रहा हूँ उसमें डूबने का भी तो खर्चा है ना, उसको हम कहते हैं क्रेडिट रिस्क। क्या कहते हैं कि क्रेडिट देने का रिस्क, तो वो भी तो मैं तुमसे ही चार्ज करूंगा ना। तो इंटरेस्ट के अंदर दो चीज़ होती है। जैसे बच्चे ने पूछा ना कैसे 10% की इन्फ्लेशन है, रेट 17% है, तो 10 से 17 के बीच का गैप क्या है, क्रेडिट रिस्क। बात समझ आती है? 10 से 15 का बीच का गैप क्या है, 17 का। तो आदिल, आई होप योर क्वेश्चन इज एड्रेस्ड। ये होता है, सही है जी। अच्छा भाई जानिए, यहां तक हो गया कॉपी, चलें आगे चलते हैं। अच्छा अब मैं आपसे पूछूं, बैलेंस शीट के ऊपर मेरी इन्वेस्टमेंट कितने पे आ गई है, 530 पे, पक्की बात है, 530 पे आ गई है फेयर वैल्यू, क्योंकि मेरा मॉडल क्या है, फेयर वैल्यू थ्रू OCI। आई एम कैरिंग माई इन्वेस्टमेंट एट फेयर वैल्यू। ऑनलाइन तो यहां तक बात समझ आती है, वी आर एट द फेयर वैल्यू। चेंजेस कहां से जा रहे हैं, OCI से। अच्छा OCI का बैलेंस कितना है, 10387 पहले साल का। चलें आगे चलते हैं, जो हमारे भाई का सवाल था 2021। मैं यहाँ पे अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कह रहा हूँ कि मेरी किताबों में जो मेरे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है वो 530 है, सही है। पर यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड ये कह रहा है, यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड ये कह रहा है, यहाँ पे लाइन ड्रॉ करें, कॉन्ट्रैक्ट को अलग चलाएं, अकाउंटिंग को अलग चलाएं। यानी वो कह रहा है कि जब आप इस साल की अकाउंटिंग शुरू करेंगे ना, तो इंटरेस्ट निकालने के लिए, मेरी बातों पे फोकस करना, 519, वो कह रहा है इंटरेस्ट इनकम निकालने के लिए कॉन्ट्रैक्चुअल वैल्यू को लेके चलना। मैंने कहा ऐसा क्यों करूं भाई मैं, उसने बोला सुने, ये अमाउंट है 103 वाली, ये अमाउंट है 103 वाली, क्या ये 103 वाली अमाउंट उसने कभी कमिट की है भाई? आपको इशूअर ने तो नहीं की ना, कभी जिंदगी में नहीं की, उसने कभी जिंदगी में नहीं की। वो तो कह रहा है भाई आपसे तो मेरा कॉन्ट्रैक्ट है, उससे उसका कोई ताल्लुक। ये तो आप मार्केट के हिसाब से फायदे में आ गए हो। बात समझ आ रही है? अगर आप जाओ इशूअर के पास, बोलो यार खत्म करिए सौदा आज, बोलेगा निकल भाई, हमारा सौदा कितने सालों का है, 3 सालों का है, बोलेगा यहाँ से भागो, हमारा कॉन्ट्रैक्ट अलग है, आपकी अकाउंटिंग अलग है। तो दिस इज हाउ यू थिंक अबाउट इट। मैं कहा दूसरा रीज़न क्या है, दूसरा रीज़न ये है कि अगर आप 5,30,000 ओपनिंग में लिखेंगे ना, तो उसके अंदर OCI भी आ जाएगा। यानी 530 के अंदर ये 10387 है, तो आप तो फेयर वैल्यू थ्रू OCI में कहते हैं ना कि नथिंग विल बी रिक्लासिफाइड टू PNL, मतलब गेन कहाँ जाएगा, OCI में, तो PNL में जाना बनता। तो अगर आप 530 को एज अ ओपनिंग ले लेंगे, तो उसके अंदर OCI भी है, और OCI के ऊपर भी इंटरेस्ट लग जाएगा, जो कि लगना, क्योंकि उसने तो कभी कमिट ही नहीं किया। बात समझ आ रही है? पहले बताओ ऑनलाइन वालों, ये बेसिक बात समझ आ रही है कि यार हमने कॉन्ट्रैक्ट को अलग रखा और अपनी अकाउंटिंग को अलग रखा, तो हमें जो इंटरेस्ट इनकम बुक करनी है, दैट हैज टू बी बुक्ड यूजिंग कॉन्ट्रेक्चुअल वैल्यूज। क्लियर है? अच्छा अब मुझे एक बात बताएं, इसी के ऊपर आप फिर लगाएं IRR, कितना आता है, 66, ओके जी, 65,777। अब आप खुद सोचें यार, अगर मैं इस ओपनिंग में 530 लेता, तो उसके अंदर 10387 भी होता, उसके ऊपर भी इंटरेस्ट इनकम लग जाती, जबकि वो बनती ही नहीं है ना, कभी उसने कमिट की है। बात समझ आती है? तो OCI से रिलेटेड कोई भी चीज PNL में जाना अलाउड नहीं है, वो सिंपल अलग रखा हुआ है मैंने उसको। चलें अब मुझे बताएं, ये आ गया वापस से 75,000, क्लोजिंग कितना आता है, सिर्फ इसको प्लस करें, 510,390। अच्छा अब पहले हम ना कॉन्ट्रैक्ट की एंट्री बनाते हैं। मैं जरा यहाँ पे आ जाऊँ, मैंने कहा इसको मैंने अलग किया, और मैं यहाँ पे आ गया 31 दिसंबर 2021 पे, 20 तो हो गया ना,
सही है ना? 20 तो खत्म हो गया ना। अब तो हमने पूरा 1 साल गुजार के कूपन लेके इंटरेस्ट इनकम बुक करके साल के आखिर में पहुंच गए। सही है? तो हमने ये कहा कैश यहां पे करें आप डेबिट, इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट और इन्वेस्टमेंट क्रेडिट। अच्छा, कैश आपके पास कितना आ गया? 75,000। इंटरेस्ट इनकम कितनी? 65,777। और अमोर्टाइजेशन कितनी हो रही है? 9,223। अच्छा, अब मैं यहां पे एक चीज लिख रहा हूं वापस से, ये जो है ना जानी, ये है आपकी अमोर्टाइजेशन फॉर द ईयर 2021। क्लैरिटी है? चलें जी। अच्छा, इसी चीज़ के साथ ये भी बता दो, क्या कोई भी चीज़ ओसीआई से रिलेटेड पीएनएल में लेके गए हम, या उसको अलग रखा है? और कॉन्ट्रैक्ट की अकाउंटिंग अपनी चल रही है। अच्छा भाई, अब यहाँ पे कैरिंग अमाउंट कितनी लिखूं? 510? नहीं, यही सिखाना है। अभी एक एक करके सुनते हैं ना, अभी ये तो सिखा रहे हैं ना, तभी तो एक एक करके तुमसे बोला कि पहले तुम बताओ फिर आगे लेके चलेंगे। अब सुनो, कैलकुलेटर तुम्हारे पास होना चाहिए। तुमने जो साल की शुरुआत की है ना, वो यहां से की है। देखो तुम्हारी किताबों में ये है, इस बात को तुम्हें डिनाई नहीं करना। तुम्हारी किताबों में जो ये इन्वेस्टमेंट कैरी हो रही थी ना, वो इस पे हो रही थी। वो तो तुमने सिर्फ इंटरेस्ट की कैलकुलेशन के लिए उसको अलग रखा है। अब आप एक काम करें, 5,30,000 को मैं ये इंटरेस्ट प्लस करें, सिर्फ समझाने के लिए। 5,30,000 में ये नीचे वाला इंटरेस्ट प्लस करें, 5,30,000 में ये नीचे वाला इंटरेस्ट प्लस करें और 75,000 माइनस करें। 5011। अच्छा, वापस से 5,30 में से ये इंटरेस्ट प्लस करें 65,777 का और 75 माइनस करें, कितनी अमाउंट आती है? 5,777। ये है कैरिंग अमाउंट। ये लंबा तरीका हो गया, शॉर्टकट। लास्ट ईयर इन्वेस्टमेंट कितने पे रखी हुई थी? 5,30 पे। उस 5,30 में से ये अमोर्टाइजेशन माइनस करो, 9,223। जल्दी, ये आता है? देखो, दो अलग बातें हैं। इन्वेस्टमेंट मेरी किताबों में कितने पे है और कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू कितनी है, दोनों में फर्क है। बात समझ आती है भाई? आप एंट्री बाय एंट्री चल लो ना। आपने इस फेयर वैल्यू गेन की एंट्री बना के अपनी इन्वेस्टमेंट को किस पे पहुंचाया था? 5,30 पे। वो कितने से कम हुई? तो कितने पे आनी चाहिए? तो ये एक बेसिक पॉइंट होता है जो बच्चे मांगते हैं एग्जाम में। कैरिंग अमाउंट अलग है, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू वो सिर्फ कॉन्ट्रेक्चुअल कैलकुलेशंस है। कैरी इतने पे हो रहा है, क्यों ऐसा है? ये क्यों नहीं उससे मैच हो रहा? भाई इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि आपके साल की शुरुआत इससे नहीं हुई थी। आपके साल की शुरुआत 5,30 से हुई थी। आपकी कैरिंग अमाउंट 510 तब बनती जब आपकी शुरुआत कहां से होती? 519 से। आपकी शुरुआत वहां से नहीं हुई है, बल्कि तो कॉन्ट्रेक्चुअल वैल्यू इज समथिंग एल्स, कैरिंग अमाउंट इज समथिंग एल्स। दोनों में फर्क समझ आता है? तो इसको सिंपल रखो ना यार। अगर लंबी करनी है तो 5,30 में इंटरेस्ट प्लस करो, कैश माइनस करो, या तो सिंपल 5,30 में से क्या माइनस कर दो? अमोर्टाइजेशन। इतने पे था, इतने से रिड्यूस हुई। अच्छा देखो, एक और बात है, अगर तुम्हें पिक हो जाए तो मजा आ जाएगा। अगर तुम लोग यहां पे ओपनिंग में वो फेयर वैल्यू रखते ना, तो तुम्हारी अमोर्टाइजेशन गलत आती, क्योंकि तुमने आईआरआर तो कॉन्ट्रैक्ट को रख के निकाला है ना। उसमें 5,30 रख दोगे तो तुम्हारी इंटरेस्ट इनकम क्या आएगी? गलत आएगी। टेक्निकली अलग आएगी ना, गलत आएगी। तो उसमें अमोर्टाइजेशन तो वो ही नहीं पाएगी जो होनी चाहिए। बात समझ आ रही है? तो अमोर्टाइजेशन का भी तो फर्क आ जाएगा ना। इसलिए वो कह रहा है भैया आपसे गुजारिश है, आप कॉन्ट्रैक्ट को अलग रखें, अपनी अकाउंटिंग को अलग रखें, आप अपनी अमोर्टाइजेशन अपने हिसाब से चलाते रहें, जो कि होनी भी चाहिए। कितने सालों में? 3 सालों में।
अच्छा सर एक बच्चा बोले अगर बेच दूं मैं, बेच दो बीच में, तो अमोर्टाइजेशन आगे होगी नहीं, कहानी वहीं खत्म हो जाएगी। पर जब तक बेच नहीं देते तब तक ये अकाउंटिंग चलती रहेगी। क्लैरिटी है? अब मैं आपसे पूछूं एट व्हाट अमाउंट यू आर कैरिंग योर इन्वेस्टमेंट नाउ, कितने पे कैरी कर रहे हो? 5,20,777 यही है। चलें जी 5,20,777। ऑनलाइन वालों प्लीज एक बार कंफर्मेशन दे दो, क्या ये बात समझ आती है? 5,20,777 कैसे निकला, बात समझ आती है जल्दी से? 5,20,777 का एग्जैक्ट मैं पूछ रहा हूँ वापस से, चलें बेहतरीन समझ आ गया। अच्छा भाई अब क्या मैं इस पर रहने दूं या फेयर वैल्यू पे जाऊं? अच्छा फेयर वैल्यू कितनी है? 102 आ रही है। ये वाली तो सर ये आ गया 5,10 की फेयर वैल्यू आपकी ये आ गई। अच्छा सर ये तो फायदा है नुकसान है? अब कहानी चेंज होना शुरू हुई है, सही है ना? तो बुक करें नुकसान, सीधी सी बात है। आप ही को मस्ती थी फेयर वैल्यू पे रखने की। गेन भी ओसीआई में, लॉस भी ओसीआई में। तो आप मुझे बताते हैं लॉस कितना आता है? 10,777। अच्छा भाई ये आ गया 10,777। तो हमने ओसीआई में डेबिट किया फेयर वैल्यू, लॉस और इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट कर दिया 10,777 से। अच्छा इस एंट्री के बाद आपकी इन्वेस्टमेंट कितने पे आ गई? 51,000 पे। यहाँ तक भी क्लैरिटी है? चलें जी ये तो आप फिर सॉल्व करवाएंगे। अच्छा भाई ये आ गया 2022। अब हमने कहा मैं यहाँ पे कहाँ से 5,10 से शुरू करूँ? 510390 कॉन्ट्रैक्ट्स है, सही है जी। तो हमने कहा 510390 ये आ गया। अच्छा इसके ऊपर जो इंटरेस्ट है वो कितना? 64,609 और इस पे आपने यही यूज़ किया 12.6588, यही आता है? हाँ जी ये कितना? मेरे ख्याल से 5 लाख। ये आ गया। अच्छा भाई एक तो ये कहानी हो गई कि हम 5 लाख पे पहुंच गए, वो अमोर्टाइजेशन भी होती है। देखो अमोर्टाइजेशन भी लॉजिकली हुई ना, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट को अलग रखा है। जो आईआरआर था उसके अंदर अमोर्टाइजेशन कितने सालों में थी? वो हो गई ना, अपने हिसाब से हो गई। अच्छा भाई ये 5 लाख वाली कहानी भी समझ आती है मुझे, पर अब पहले यहाँ पे एंट्री बनानी पड़ेगी इसकी। तो आपने कहा सर 31 दिसंबर 2022 कैश कितना लेके आए? 75,000 रुपये। इंटरेस्ट इनकम 64,609। इन्वेस्टमेंट 10391। अच्छा भाई ये क्या है? अमोर्टाइजेशन फॉर द ईयर 2022। देखो वो यही तो कह रहा है कि अमोर्टाइजेशन को नहीं छेड़ा है ना, वो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से चला है। जो डिसाइड हुआ है 3 सालों में एक्सपेंस होगा, मतलब हो रहा है। आप बीच में उसमें ओसीआई घुसा देंगे तो वो कभी भी मैच नहीं होगा। कॉन्ट्रैक्ट अलग है, अकाउंटिंग अलग है। अच्छा अब आप मुझे बताते हैं, ये तुमने बता दिया तो मज़ा आ जाएगा, कैरिंग अमाउंट कितनी है? 4,99,609। दिस इज डिफरेंट फ्रॉम 500,000। और ये आपने ऐसे निकाली है कि 510 में से ये अमोर्टाइजेशन माइनस कर दी तो ये अमाउंट आ गई। चलें सही है। अब एक अमेजिंग बात और फिर लॉजिक भी उससे आपकी क्लियर होगी। अमेजिंग बात ये है कि वैल्यू किस पे आ गई? पार वैल्यू। इसको हम कहेंगे रिडम्पशन वैल्यू। क्या कहेंगे? यहाँ पे लिख भी देता हूँ। रिडम्पशन वैल्यू। अच्छा ऊपर देखो उसने कहा क्या था कि ये वापस कितने पे होगा? पार पे। क्योंकि एक चीज़ सीखो,
एक जार्गन कहूँगा, हो सकता है तुम्हें फ़ौरन समझ आ जाए। जब हम मेच्योरिटी पे पहुँचते हैं ना, तो आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट ये कहती है या मार्केट ये कहती है मेच्योरिटी के ऊपर आपके पास एडिशनल गेन कमाने का पोटेंशियल नहीं होता। मेच्योरिटी के ऊपर एडिशनल गेन कमाने का पोटेंशियल, क्योंकि आप अगर आखिरी दिन पे किसी को बेचने भी जाओगे तो वही पैसे मिलेंगे ना, क्योंकि उसमें अब तो वही वैल्यू है ना। यानी अब मार्केट में ट्रेड कैसे होगा ये, अब तो वापस होना है, और वापस किस वैल्यू पे होगा, रिडेम्पशन वैल्यू पे। तो आखिर में आते आते, मेरी बात को फोकस करना, आखिर में आते आते जैसे ही आप मेच्योरिटी पे आ जाते हैं, आपका कोई गेन या लॉस कमाने का पोटेंशियल खत्म हो जाता है। दैट्स इट। हाँ, डिस्काउंट पे मतलब वो तो IRR में आ गया होगा ना, वो तो IRR में आ गया होगा ना, उसके अलावा तो है ही नहीं। तो कहने का मतलब है आखिर में आते आते आपकी कोई गेन लॉस नहीं होता, वही है जो एग्री हुआ था। सही, अभी देखो प्रूफ भी कैसे करता हूं मैं। ये कितना करूं, 5 लाख। अच्छा, ये जो 5 लाख रुपए आपने यहां पे किया, तो ये बताते हो मुझे कितना आता है डिफरेंस? 3 गेन है। अच्छा जी, इन्वेस्टमेंट डेबिट और OCI क्रेडिट कितने से? सर ये तो गेन आ गया, आप कह रहे हैं कोई एडिशनल गेन कमाने का पोटेंशियल नहीं होता, नेट हो गया। अच्छा, इन तीनों को टोटल करो, 0 हो गया, कुछ भी नहीं बचा। तो यानी आपने पता है जो कमाया वो यही कमाया है जो एग्री हुआ था। कितना आ रहा है ये इन सब का सम? इन सब का सम कितना आता है? 197,200, यही है। और ये वैसे भी निकाल सकते थे आप, 75,000 की कमाई, उसमें से ये जो 27,800 है ये माइनस कर दो, तब भी यही आता है 197,200। तो आपकी असल कमाई जो आपने कॉन्ट्रैक्ट में डिसाइड की थी, आपने वही कमाया और आपके पास कोई एडिशनल गेन लॉस नहीं बचा। 499,609 बता दूं, यानी ये 499,609 ऐसे आई है हसीब, इसको हम सर्कल कर लेते हैं। और हमने कहा 5,10,000 में से मैंने माइनस किया था 10391। हाँ जी, तो क्या इस बात पे आपको तसल्ली आ गई कि अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट को आखिर तक लेके जाऊंगा तो सिर्फ वही कमाऊंगा जो डे 1 पे डिसाइड किया था? तो एडिशनल गेन लॉस कहाँ गए? 0 हो गए। देखो बोला OCI खुद ब खुद क्या हो गया, 0 हो गया। क्योंकि ऐसी बात है यार, जब मेच्योरिटी पे पहुंचोगे तो आपके पास कुछ मजीद कमाने के लिए पोटेंशियल नहीं होगा। तो जो एग्री किया था वो तभी वो कहता है इंसान की तरह, इसको अलग चलाओ, उसको अलग चलाओ, बेचने का मौका हो बेच देना, आगे जाएगा ही नहीं। जब तक नहीं बेचते तब तक ये अलग चलेगा। क्लैरिटी है? इसको कॉपी कर लें जल्दी से, ये पूरा हिस्सा जो कि बड़ा अहम है। हाँ जी, हसीब, माहीन, अरूबा, अली, आदिल, सारे बच्चों क्लियर है ये? चलें, बेहतरीन है। आखिरी कॉलम शेयर होल्डर को असली हकीकत दिखाने के लिए, कौन सा वाला? फेयर वैल्यू गेन लॉस वाला कह रहे हैं। हाँ, ये तो OCI में आ रहा होगा ना इक्विटी के अंदर, कि या तो गेन है या तो लॉस है। बिल्कुल, वो शेयर होल्डर को बताने के लिए कि आपकी शेयर्स की बोला डेट सिक्योरिटी की जो वैल्यू है या तो ऊपर जा रही है या नीचे आ रही है। अच्छा, वैसे एग्जामिनर अल्लाह करे ऐसा सवाल दे जिसमें बोले एक ही सवाल को अमोटाइज कॉस्ट से भी करो और फेयर वैल्यू पे, क्योंकि अमोटाइज कॉस्ट तो तुम वैसे ही बना लोगे, उसके आगे लाइन डाल के आगे ले जाना, और एक एक एंट्री और बन जाएगी सबकी, तो OCI भी हो जाएगा। नेट गेन 0 है, पर इतनी मेहनत बस इस वजह से की कि अगर बीच में सेल करने का मूड हो जाए। हाँ, क्योंकि देखो
डेट सिक्योरिटीज़ मैंने 3 साल वाली कराई है, वैसे 20-20 साल की होती हैं। अगर आप पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड खरीदने जाओ ना, वो 20 साल का भी होता है। तो अब ये अकाउंटिंग कब तक चलती है फिर? 20 साल तक चलती है। हाँ 20 साल जाएगा फिर शेड्यूल। वो होता है ना प्रैक्टिकल, वो तो एक्सेल पे बनता है ना, तो वो तो 1 मिनट में पूरी कैलकुलेशन बनती है। तो ये है, तो वो तो मेंटेन हो रहा होता है पूरा गेन। हाँ बस ये करना है तसम, बिल्कुल सही है कि फेयर वैल्यू गेन एडिशनली हमें ओसीआई में भेजना है, कॉन्ट्रैक्ट को अलग रख के। हाँ जी डन। एंट्रीज देख लें, ये भी लाजमी है भाई। हाँ जी स्क्रॉल करूँ? हाँ जी हो गया कॉपी? डन। चलें अब ज़रा इसी के ऊपर बेस्ड एक सवाल, इसकी मुझे सिर्फ आप पहले साल की एंट्री बना के दें जल्दी से, 10 नंबर का। जी आखिर में ज़ीरो नहीं, वहाँ ज़ीरो करने के लिए उस साल तो गेन बुक करना पड़ेगा ना। सही है। कौन सी है? हाँ तो फिर आप फिर सिर्फ एक एंट्री बना दो, इन्वेस्टमेंट क्रेडिट और कैश डेबिट।
हाँ जी, सिर्फ इसका एक साल बनाना है आपने। हाँ जी, हो गया पहला साल। अगर हम पहले साल की ही बात करें तो आपके पास जो फेस वैल्यू आ रही है वो आ रही है 2,80,000 और प्रीमियम भी है, वो आ रहा है 20,000 का। और आपकी यानी यहाँ पे आ गई है फेयर वैल्यू 3 लाख रुपए। अच्छा भाई, इसके बाद 2,000 रुपये की, तो ये हो गया 302,000। अच्छा, इसी को रख के आपने एक IRR निकाला है, वो ये है जो आपको इफेक्टिवली पूरी लाइफ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे इनकम देगा। चलें जी, फिर हमने कहा कि सर इसकी एंट्री आपने बनाई होगी इन्वेस्टमेंट, डेबिट और कैश क्रेडिट। ये कितने से भाई? 302,000 से, ये हिसाब किताब हो गया। अच्छा भाई, फिर आपने कहा ओपनिंग, इसको थोड़ा सा इधर ले आते हैं, ओपनिंग इंटरेस्ट कैश, क्लोजिंग कैरिंग अमाउंट, फेयर वैल्यू गेन या लॉस। ये हिसाब किताब हो गया भाई। अच्छा, अब हमने ओपनिंग शुरू किया, ये ईयर कौन सा है? 2020 से शुरू कर रहा है ये। ओपनिंग आ गया 302,000, इंटरेस्ट आपने लगा दिया 7.0057 से 2,1157। ओके भाई, अब अगर मैं इस पर कितना परसेंट लगा दूं? 10%, तो 28,000 हो गया। तो क्लोजिंग कितना आता है? अच्छा, तो कैरिंग अमाउंट भी 295, क्योंकि पहली बार अमोर्टाइजेशन हुई है। अच्छा भाई, 295,157 ये आ गया। इसके बाद आपने कहा साल के आखिर में फेयर वैल्यू कितनी है?
299,000। अच्छा, तो अब आपका गेन हो रहा है लॉस हो रहा है? गेन हो रहा है, कितने का? 3843। वेरी गुड भाई, 3843। तो इस पे आप एक एंट्री बनाएंगे 31 दिसंबर पे आके 2020। कैश आपके पास आ जाएगा कोई 28,000 रुपये का। इंटरेस्ट इनकम आपने बुक की 21157 और आपने इन्वेस्टमेंट को अमोटाइज किया कितने से? 6843। वेरी गुड भाई, 6843। ये अब जब ऑनलाइन वाले बताने लगते हैं ना तो फिर गेम अच्छी हो जाती है। अब आ गया इन्वेस्टमेंट डेबिट और ओसीआई क्रेडिट, ये आपने कह दिया सर 3843 से। अच्छा, अब अगेन हमारा फिनोमेना वही है सर, हमने इसको इससे अलग रखना है इंटरेस्ट की कैलकुलेशंस के लिए। तो हमने ये कहा कि सर अब अगर, बेहतरीन जी, अच्छा भाई, अब हमने यहाँ पे 2021 की शुरुआत किससे करनी है? 295,157। हमने कहा 295,157 पे जल्दी से बताओ इंटरेस्ट कितना? 20678। अच्छा, आपने कहा फिर ये 28,000 आ गया तो इसका क्लोजिंग 287835। अच्छा, इज दिस द कैरिंग अमाउंट या कॉन्ट्रेक्चुअल अमाउंट? कॉन्ट्रेक्चुअल अमाउंट ना, तो उस पे पहुंचने के लिए एक आखिरी एंट्री बनानी पड़ेगी 31 दिसंबर 2021 पे। पहले अमोटाइजेशन लेके आओ। कैश हो गया कितना जानी? 28,000। इंटरेस्ट इनकम आ गई हमारी 20678 और इन्वेस्टमेंट की अमोटाइजेशन 7322। सर दिस इज द अमोटाइजेशन। तो हम सिंपल एक काम करते हैं ना, 299 में से ये 7322 को माइनस कर दो, कितना आ गया? 291678। वेरी गुड माइंड, 291678 यही है, यही आ रही है ना? ओके जी, अब इस दिन पे फेयर वैल्यू कितनी है? 283,400। सब लॉस हो गया। लॉस कितने का आ रहा है देख लो, यही है ना 291678। ये नहीं था कैरिंग अमाउंट, माइंड कह रही थी 291678। देख लो 299,000 में से अगर 7322 माइनस करूँ तो यही आता है, यही आ रहा है। 7322 ही था ना, यही आ रहा है जानी, यही आ रहा है, बिल्कुल सही कह रही हैं वो। तो 283,400 की मेरी फेयर वैल्यू आ रही है और वो कह रही है कि सर गेन आ रहा है, लॉस आ रहा है आपका 8678। 8278 माइंड चेक कर लें, 86 से 82 है, 82 है, 8278 है, बिल्कुल सही। तो अच्छा, इसकी एंट्री क्या बना लेंगे भाई हम? फेयर वैल्यू लॉस, ओसीआई डेबिट और इन्वेस्टमेंट 8278। 8278। हाँ जी, पहले बताओ फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई का गेम समझ आया कि कॉन्ट्रैक्ट को अलग रखना है, अकाउंटिंग को अलग रखना है। इसमें एक मॉडल रह गया हमारा, कौन सा? फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल। पर इसमें मतलब खुश होने की बात इसलिए नहीं है क्योंकि अभी तो इन्वेस्टर ख़त्म हुआ है। इसके बाद क्या शुरू हो जाएगा? इशूअर। पर वो एक ही क्लास में हो जाएगा, ये मैक्सिमम 2 क्लासेस में, क्योंकि आपकी इस पर ग्रिप हो जाएगी ना, तो उसका ये उलट है ना, वो तो सामने दोनों आते हैं। एक सवाल मैंने कराया था पिछली से पिछली बार, तो उसमें इन्वेस्टर इशूअर दोनों कराया था। उसने उसकी अकाउंटिंग भी पूछी, उसकी भी 5 उसके 10 नंबर का सवाल। तो वो इजी है, हो जाएगा। पर एज लॉन्ग एज आपको यहाँ ग्रिप है
वहाँ पे आ जाएगा। अच्छा तो हमारा सोफा रह क्या गया IFRS 9 में? सर हमारा रह गया फेयर वैल्यू थ्रू P&L इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से। हमने ये सीखना है कब कौन से मॉडल की अकाउंटिंग करनी है डेट सिक्योरिटीज़ में, इन्वेस्टर साइड में हो जाएगा। फिर क्या शुरू हो जाएगा? इशूअर। इशूअर में सिर्फ 2 मॉडल्स हैं, अमोटाइज कॉस्ट और फेयर वैल्यू थ्रू P&L। तो जब वो कर लेंगे तो फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। सही है जी, चलें जी मिलते हैं। आज का जो क्विज होगा वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग इसलिए होगा क्योंकि अकाउंटिंग गलत हुई भी होगी। क्लैरिटी है? तो सोच के करना, करेक्टिंग एंट्री मांगूंगा आपसे और उसका स्क्रीनशॉट भी कि भाई बताओ कि सही बनाई है या नहीं बनाई है। मिलते हैं अगली क्लास में। अल्लाह हाफिज़। PDF अभी दे रहा हूँ मैं आपको।